सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं, सभी साथियों को छुटकी बहुरिया और बुआ जी का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सारा तुम जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लो। हैं कहने के लिए छुटकी हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के मामले में सबसे आगे आ जाती हैं और उसका इन्हें लाभ भी मिल जाता है, क्योंकि भाई कोई कुछ कहता ही नहीं है। ये बढ़िया है तुम्हारा, है ना। छोटे बच्चे हमेशा घर में सेफ जोन में रहते हैं ना, मतलब अब ऐसा बहुरिया बन गई हो, बच्चा बच्चा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, समझ गई। पर छोटे है ना, तो थोड़ा तो मिलेगा फायदा। पूरा उठा रही है ये फायदा, लेकिन अब हम फायदा इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है। तो हमें बताना है कि आज हम व्यंजन विधि लेकर आए हैं और विषय जो हमारे हैं, हमारे साथी बता रहे हैं बहुत रोचक है, तो वो है पीढ़ी का अंतराल और संवादहीनता जी। साथ ही साथ आज कुछ खास दिन भी हैं बुआ। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है और इसके मामले में जो भी तस्करी आदि होती है उसके बारे में जानकारी हम लेंगे और देंगे भी आपको। और यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। हालांकि बहुत संवेदनशील ये विषय है, बहुत ही ज्यादा। मैं साथी लिख भी रही हैं कि कैसे किसी को कोई प्रताड़ना दे सकता है। अपने जैसा ही सबको देखेंगे और कभी किसी को कोई भी दुख नहीं दे सकता। हमें दर्द होता है तो दूसरों को भी होगा, हमें कष्ट होता है तो हर किसी को भी होता है। इतनी सी बात कैसे समझ नहीं आती, आश्चर्य होता है। बिल्कुल बुआ, ऐसा तो कहना, मतलब इनका कहना बिल्कुल सही है। पर कई दफा हम समाचारों में सुनते हैं, आसपास लोगों से सुनते हैं, समाज में ऐसी चीजें अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। और ये किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष उम्र तक सीमित नहीं है। कई बार बच्चे, महिलाएं, पुरुष भी कई बार देखने को ऐसा मिलता है कि अगर एक स्थिति उनकी विशेष है कोई, तो कभी जंजीर में बंधे हुए हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं सुनने देखने में आती हैं। जैसे तुमने कहा कि ये आज भी है, तो ये कोई समय के साथ कम होने वाली चीज नहीं है। ये कोई कुरीति जैसी या ऐसी कोई नहीं अंधविश्वास की हम पढ़ लिख लें तो इसको समझ में आ जाए। ये मानवता से जुड़ी हुई बात है, पहले भी थी, अभी भी है। और इसके लिए जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में बहुत सारे जगह जगह यातनाएं देखी जा रही हैं, तकलीफें झेलने के लिए लोग मजबूर हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून 1997 को अत्याचार पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की। बिल्कुल, और इस घोषणा का जो मुख्य उद्देश्य था वो है कि मानव के प्रति अत्याचारों के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाई जाए, बल्कि उन्हें पूरी तरह से उन अत्याचारों को खत्म करना है, लोगों को जागरूक करना है और उनकी मानसिकता को सही रास्ते पर लाना है। प्रयास तो यही रहता है कि जो कुछ भी जो कर रहा है वो उसके बारे में समझे, उनको कुछ इस तरीके से बताया जाए ताकि वो समझे कि हाँ वो गलत कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। एक जो मानवता वाली जो बात है वो भावना उनके अंदर आनी बहुत जरूरी है। इसके मामले में बहुत सारी और भी चीजें, जैसे घरेलू हिंसा भी हो जाती है। तो बहुत सारे पहले बहुत सारी आपने देखे होंगे कि ऐसे वीडियोस भी आते थे, श्रव्य दृश्य के माध्यम से समझाया जाता था कि अगर आपके पड़ोस में इस तरीके की कोई आवाज आ रही है तो आप शक्कर मांगने के बहाने चले जाएं, तो शायद वो जो है, जो इस समय जो स्थिति है विषम, रुक सकती है ना। तो ये जो होती है कुछ बस बहस करते करते कहीं ना कहीं इस तरह से लोग पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे को यातना देते रहते हैं और पीड़ित करते रहते हैं। और बुआ ऐसा भी है कि यातना शब्द इतना छोटा सुनने में जरूर है, पर अपने अंदर इतनी तरीके की प्रताड़नाएं और वो चीजें समाहित उसमें हैं कि कई बार ऐसे भी चीजें देखी जाती हैं, समय पर खाना ना देना या खाना ही ना देना। छोटे बच्चों को भी श्रम करवाना, उनकी उम्र से अधिक श्रम करवाना, या फिर उनकी उम्र से श्रम क्या, सच बात तो यह है कि उनके खेलने की उम्र है, उसमें वो श्रम करें, ठीक है, उसमें पसीना बहाएं, ठीक है, पढ़ाई करें, दौड़ें धूपें खेलें, लेकिन उस समय उनको बैठा के जबरदस्ती सिर्फ कि इसलिए कि घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए उनसे काम करवाना, ये अनुचित है। ऐसी
तमाम चीजें हैं, महिलाओं से जैसे अतिरिक्त वो श्रम करवाना, उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है, फिर भी मजबूर हैं वो कुछ करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे भाई बंधु इसमें कहीं पीछे हैं, उनके संग भी कहीं ना कहीं होती रहती हैं ऐसी यातना की घटनाएं। और कई दफा ऐसा भी है कि मतलब सिर्फ शारीरिक यातना ही नहीं होती है, इसका दायरा मानसिक रूप से भी बहुत बड़ा हुआ है कि किसी को उसके नाम और पद के यथोचित सम्मान न देना, उसकी पहचान को सम्मान न देना, अलग तरीके से, जैसे अब हम लोग बात करते हैं फला की बहू, फला की बेटी, फला की पत्नी, ऐसे करके, तो क्या उनका अपना कोई नाम, अपनी कोई पहचान नहीं है? ये भी कहीं ना कहीं एक यातना, बहुत बड़ी बात है। इसके संग संग एक बात और है कि सिर्फ उनकी राय न सुनना, यही बहुत बड़ी चीज है। और केवल बच्चों के लिए भी अगर हम देखें, अक्सर तो हम देखते हैं कि अक्सर हम उन्हें चुप करा देते हैं कि तुम छोटे हो, तुम मत बोलो, तुम इस मामले में मत बोलो। तो ये सब भी कहीं ना कहीं उनको बहुत मतलब प्रताड़ना ही है उनके प्रति। बिल्कुल, बहुत अपमान महसूस करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए तो हमें सजग होना पड़ेगा। और आसपास आर्थिक स्थिति की बात तो खास तौर से है बहुरिया, क्योंकि बहनों के लिए खास तौर से जो नहीं कमा रही हैं, उनको बिल्कुल कहीं से भी एक एक रुपए के लिए वो मोहताज हो जाती हैं। तो ये इस तरीके की जो हमारे आसपास हो रही हैं घटनाएं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और एक इंसान को, हाँ, इसके संग संग एक और बहुत महत्वपूर्ण बात याद आ रही है कि जैसे कि हमारे जो दिव्यांग जन हैं, उनके प्रति जब हम जिस तरीके के भाव रखते हैं या जो हम व्यवहार कर देते हैं, कभी कभी बिल्कुल अनजाने में करते हैं, लेकिन हमें ये अनजानेपन नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको सतर्क होना पड़ेगा। और जरूरी है कि थोड़ी सी संवेदनशीलता यदि व्यक्तित्व में रहेगी, व्यवहार में रहेगी, तो हम ऐसी गलतियों से बचे रहेंगे। फिलहाल बुआ गाना सुन लेते हैं। हाँ, गाना सुनने से पहले एक बात और बता दें कि भाई जो हमारे संग सेवक सेविकाएं लगी रहती हैं, उनको भी हम बहुत ये सोचते हैं कि हमने पैसा दे दिया, बाकी किसी चीज की इनको जरूरत नहीं है, लेकिन पैसे के संग, जैसे कि हमारे कार्यक्रम में बातचीत के संग संग गीतों का महत्व है, वैसे ही किसी को अगर हम पैसा दे रहे हैं तो उतना ही सम्मान देने का भी उतना ही महत्व, जैसे इस गीत का महत्व है। जाता है
तो भाई ऐसे तमाम सवाल हैं। जब हवाएं चलती हैं, प्रकृति अपने जो नज़ारे पेश करती है, तो न जाने क्या क्या हो जाता है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि प्रकृति जो होती है वो ऐसे ही इंसान की भी होती है। कुछ न कुछ अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं, उनकी प्रवृत्ति वैसी होती है, तो किसी को यातना देने में मज़ा आने लगता है। लेकिन हमें इसको देखना होगा और खुद हम क्या उसके शिकार तो नहीं हैं, है ना? बिल्कुल, ये भी सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है बुआ कि इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि हर साल इस दिन जो है जागरूकता और क्या बोलते हैं अलग अलग तरीके के आयोजन भी इसीलिए किए जाते हैं ताकि लोग इस बात को लेकर के गंभीर हों। और बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। ऐसे भी लोग पीड़ित हैं समाज में, उन्हें बिल्कुल नहीं लगता जी। लेकिन जागरूक करने का हम प्रयास करते हैं और वो व्यक्ति ना सिर्फ उस क्रूरता को, उस यातना को रोके, बल्कि उनसे जो पीड़ित हैं उनको भी समाज में वापस से पुनर्स्थापित करने में मदद करें और उनको एक सहारा मिले, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ, जैसे अब कई बार ऐसा शारीरिक शोषण की बात जब आती है तो उसके बाद जो महिलाओं की या लड़कियों की स्थिति होती है, कुछ वक्त तक सभी संवेदना जताते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद उनको अलग दृष्टि से देखा जाने लगता है। हाँ, बिल्कुल। वो भी जो संवेदना भी जताई जाती है वो कहीं ना कहीं उनको हीनता की भावना की ओर ले जाती है। वो हमारी बेटियां जो हैं, बहुएं हैं, जो भी लड़कियां हैं समाज में, उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जाता है कि वो बिल्कुल लगता है कि अब वो किसी भी लायक नहीं बची हैं। तो ये भी बहुत बड़ी जो है ना प्रताड़ना है और यातना है जो उन्हें सहनी पड़ती है। ऐसे तमाम चीजें हैं। यातना के पीड़ितों के समर्थन में इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर दुनिया भर में यातना के शिकार लाखों लोगों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त करते हैं जो इस तरीके की पीड़ा सहते हैं। हम राज्यों के दायित्व को न केवल यातना को रोकने के लिए बल्कि सभी यातना पीड़ितों को प्रभावी और त्वरित निवारण, मुआवजा, उचित सामाजिक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, पुनर्वास के अन्य रूपों को प्रदान करने के लिए भी ध्यान देते हैं। महासभा, मानवाधिकार परिषद दोनों ने अब राज्यों में पुनर्वास केंद्र और सुविधाएं स्थापित करने और उनका समर्थन करने का जोरदार आग्रह किया है। बिल्कुल, और ये वो दिन है जिस पर हम उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अकल्पनीय पीड़ा भी सही है। यह दुनिया के लिए अकल्पनीय यातना के खिलाफ बोलने का अवसर है। ये लंबे समय से लंबित था कि दुनिया भर में यातना के कई पीड़ित और बचे लोगों को याद करने और उनके समर्थन करने के लिए इस दिन को समर्पित किया जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ इस दिन का निर्धारण किया गया। 1981 में स्थापित एक कोष था जो संयुक्त राष्ट्र स्वैच्छिक कोष, जो प्रशासन जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय द्वारा किया जाता है। अद्वितीय पीड़ा सतर्क तंत्र है ना? तो ये कोष जो है कानूनी, सामाजिक, मानवीय, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। मानवाधिकारों में मानवाधिकार रक्षक, स्वतंत्रता से वंचित व्यक्ति, बच्चे और किशोर, शरणार्थी, प्रवासी, जबरन गायब हो गए लोग, स्वदेशी लोग, यौन और लिंग आधारित हिंसा के शिकार और LGBTI व्यक्ति आदि इसमें शामिल हैं। तो इस तरीके के कोष भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। पहली बात तो हमें यही नहीं पता है कि इस तरीके की यातनाएं भी हमारे समाज में आसपास लोग सह रहे हैं, उसके शिकार हैं। बिल्कुल। तो ये सब जानकारी तो हमें देना ही चाहिए और सजग भी रहना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ ये भी है कि ये प्रयास तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर है, सामाजिक स्तर पर है, पर प्रत्येक व्यक्ति का अपने व्यक्तिगत स्तर पर ये मतलब कर्तव्य होना चाहिए कि वो इस मामले में सजग रहे और अगर ऐसा कुछ देखता है तो कहीं ना कहीं सतर्कता के साथ उस चीज के निवारण के लिए यदि उसको आधिकारिक तौर पर किसी की सहायता लेनी पड़े तो वो भी वो करे। बिल्कुल सही बात है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम कर रही हो, आप गाना सुने। बिल्कुल। बिंदिया हो तो ढूंढ भी लूं मैं।
जो है बहुत सारी चीज़ों में उईमा हो जाता है तो लेकिन जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ उईमा से काम नहीं चलेगा। अगर आप किसी को देख रहे हैं कि किसी तकलीफ में है तो उस पर ध्यान दीजिए। और तकलीफ तो तब होती है जब हमारे घर का कोई सदस्य या कोई भी जब पता चलता है कि ये किसी गलत लत में है, या ऐसी लत जो भी हो, आप उसके अगर गुलाम हो गए हैं तो जाहिर है कि वो लत अच्छी नहीं है और आपकी अपनी जो दिनचर्या है, जो आपकी इच्छा है, उस पर आपको कहीं ना कहीं लगाम लगानी पड़ रही है ना। बिल्कुल। तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि नशे की लत ने इंसान को उस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब व्यक्ति मादक पदार्थों के सेवन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, नशे के लिए जुर्म भी कर सकता है। नशे के मामले में महिलाएं भी पीछे नहीं है। मादक पदार्थों का बहुत अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है। व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में तनाव, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन व तलाक आदि कारण हैं, कई कारण महिलाओं में नशे की बढ़ती लत के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है ये सब चीजें जिम्मेदार हैं? कई हद तक, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो इस लत पे के कारण बनते हैं जी। समाज में दिन प्रतिदिन शराब है या फिर अन्य मादक पदार्थ हैं, उनके सेवन की आदतें और प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। और ये देखना ये और भी गंभीर हुआ है बुआ कि मतलब हर उम्र के बच्चे, महिलाएं, हर वर्ग के लोग इसमें संलग्न देखे जा रहे हैं। जी। तो इसकी वजह देखो, वैसे हमारे साथियों ने जैसे लिखा है कि विवाह का संबंध या परिवार की ये सब चीजें जो हैं, इसके लिए बिल्कुल नशा तो जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं हम स्वयं जिम्मेदार हैं। जितनी भी दिक्कतें आपने बताई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, हमारे में धैर्य की कमी हो गई है, सहनशीलता नहीं रह गई है, बर्दाश्त करने की क्षमता तो बिल्कुल खत्म हो गई है, उम्र का लिहाज नहीं करते। तो इन सब को मिलाकर जो है मादक पदार्थों के हम जो है गोद में चले जाते हैं, उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। आदतें, प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जाती है और जाहिर है कि हमारे तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं इसके न मिलने पर हम बीमार भी पड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे अच्छा है कि भाई अब तो हम रह ही नहीं सकते इसके बगैर। हम रह ही नहीं सकते। और फिर इसीलिए फिर उनको पुनर्वास केंद्र दिया जाता है। और अरे वो तो बहुत बाद में आता है पहले। लेकिन जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग ने इसीलिए अभियान चलाया है ताकि लोगों को ये जो चीजें हैं तरीके की, जैसे नशे के पदार्थ, मद्यपान है, गुटखा है, धूम्रपान है, इन सब जो भी इसके तरीके हैं उन सब से होने वाले नुकसानों के बारे में समझाया जा सके, है ना। हाँ, लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों के सेवन और उनके गैर कानूनी लेन देन ज्यादा बढ़ जाने की वजह से संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने 7 दिसंबर 1987 में एक प्रस्ताव पारित किया। और इस प्रस्ताव के अंतर्गत हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ एवं गैर कानूनी लेन देन विरोधी दिवस के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया गया, यानी कि इसकी तस्करी जो है वो रोकी जाए। हाँ। तो अब क्या हम लोग सोचोगे कि भाई हम कहाँ जाएंगे, हम तस्कर विभाग वाले लोग अलग हैं, वो अपना देखे काम, लेकिन कहीं ना कहीं कौन है वो लोग? हमारे परिवार के कोई ना कोई कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो कैसे पता चले? हमारे घर में भाई बच्चे अगर किसी इस तरीके के मादक पदार्थ के सेवन के शिकार हैं, सेवन कर रहे हैं, तो आपको उनके व्यवहार पर नजर रखनी होगी। बच्चा किससे मिल रहा है, कोई उसका जो प्रवृत्ति बचपन से, जैसे अगर बहुत खेलने वाला था, अचानक उसने खेलना बंद कर दिया, कमरे में कैद रहने लगा, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। तो हाँ, हर बार यही नहीं कि मतलब फोन में लगा है, फोन में ही लगा होगा। आजकल लोग ये सोच करके नहीं, मतलब गेम खेल रहा है, ये सब चीजें भी हैं अपनी जगह पर। नहीं, बड़े खुश हो जाते हैं। हाँ। अरे अच्छा, बाहर नहीं निकल रहा, बाहर नहीं निकल रहा, हमारी आंख के सामने तो हमारे सामने है। तो लेकिन ये भी देखिए, सतर्क रहिए कि कहीं वो किसी ऐसी लत का शिकार तो नहीं हो गया है और आप यही सोचते रह जाएं कि हमारे घर में है और हमारे सामने है, पर वो किसी और दुनिया में मतलब उसका खोया हुआ है। और इसके संग संग एक बात और है कि अगर अगर गलत आदतें हैं, जो जैसे कि तस्करी करना एक भ्रष्टाचार ही है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी बहुत सारी चीजों के पाने की जो ललक है, लालसा है, लालच है, वो हमें ले जाती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अक्सर जो पुरुष हमारे नौकरी कर रहे हैं या महिलाएं भी कर रही हैं, तो ये होता है कि परिवार की जरूरतें हम पूरी कर रहे हैं, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। तो कौन जिम्मेदार है, ये हमें सोचना होगा। परिवार के लोग या हम जिम्मेदार हैं, है ना। वो पुरानी कहावत है ना बुआ कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाएं। अगर इस चीज को मानेंगे तो शायद कहीं ना कहीं ये इन चीजों से हम बचे रहेंगे। और
और सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ा जो अगर अपनी इच्छाओं पर हम काबू रखते हैं तो हमारी बहुत सी चीजें हैं या बहुत सी मुश्किलें हैं वो जिंदगी में आसान हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें हैं, और इसीलिए कहते हैं ना, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान। तो भाई संतोष धन जो है वो सबसे बड़ा है, तो कृपया इसका जो है ना पौधा रोपित कर लीजिए अपने घर में, अपने मन में, और संतोष में रहिए। तो भाई इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो नहीं आएंगी। और जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि आप कहीं ना कहीं ये दिक्कत, वो दिक्कत, परिवार की दिक्कत, बच्चे की कोई दिक्कत, सब मिलाकर फिर हम चले जाते हैं कहीं और। लेकिन अगर आप संतोष में रहेंगे और प्रतीक्षा करेंगे कि अच्छा चलो ये हो गया तो इसके बाद कैसे इसको संभाल सकते हैं, इस स्थिति में आएंगे तो ये दिवस जो है उसके मनाने की सार्थकता बनेगी। और एक चीज और बुआ, मतलब कई दफा ना दिमाग में, ज्यादातर लोग ये जानते नहीं कि नशे के कितने कितने तरीके होते हैं। अच्छा। आजकल तो बहुत कुछ फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लोगों को पता ही चल जाता है। तो बच्चों के संबंध में ऐसे थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कई बार हम उनको ऐसी चीजों के साथ देखते हैं नशा करते हुए, सामने आती हैं ऐसी बातें जिन पर हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये चीजें नशे के भी काम आती हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इन चीजों पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, सबको ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा है, ये कहां जाएगा, ये कहां से लाएगा करके इन बातों में उलझने के बगैर आप थोड़ा सतर्क रहें और जांच पड़ताल बीच बीच में करते रहें। ये अलग बात है कि हाँ, उन्हें उनके प्रति थोड़ा सा कठोर आपको बनना पड़ेगा, लेकिन इतना ना बने कि उन्हें लगे कि आप उन्हें बंधन में डाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं जो हमारा और भी विषय है, पीढ़ी का अंतराल और संवादहीनता, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। और बात है कि हम कैसे बच्चों को व्यस्त रखें, कैसे रोचक तरीके से व्यस्त रखें कि उन्हें किसी और रास्ते पर जाने की जरूरत ही न महसूस हो। वो मनोरंजन का वातावरण हम कहीं पैदा करें, जो भी हो सकता है, ये आपको अपने परिवार, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के हिसाब से ही करना, सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर परिवार का अलग अलग तरीका होगा। लेकिन हमारे कार्यालय का और हमारे इस समय कार्यक्रम का जो तरीका है वो ये है कि हम गीत सुन सकते हैं शायद, बिल्कुल, है ना? जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है, मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। किया है मैंने क्या बुरा किया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है, किस
बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। तो भाई ये कौन हो जो है ना, इसका क्या मतलब है ये बताओ। ये पूछा जा रहा है कि हम कौन हैं और वो कौन है। हमारे बड़े सारे प्रश्न रहते हैं ना, तो जीवन में प्रश्न जितने हैं उत्तर उतने शायद नहीं है, और हर प्रश्न का उत्तर शायद संभव भी नहीं है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रश्न उठाने बंद कर दिए जाएं। क्या बात है। वैसे कहते हैं कि हर ताले की चाबी जरूर होती है तभी वो ताला बनता है। हाँ। तो ऐसा नहीं है, उत्तर जरूर रहता है। वो अलग बात है कि हम उतनी तलाश नहीं कर पाते। बस तभी ना ये कह दिया जाता है कभी कभी, अरे क्या बात है आपने हमें अनुत्तरित कर दिया। हाँ। तो वो वही वाली वो बचने का तरीका होता है बस। बड़े लोग कुछ ऐसा ही करते हैं। वैसे हमारे साथी ने लिखा है इसका उद्देश्य लोगों को नशा और इससे होने वाले कुप्रभाव के प्रति जागरूक करना है। वर्तमान समय में बड़ी संख्या में बड़े और बच्चे नशा करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो बच्चों में नशे की लत बढ़ी है। इसके लिए बच्चे सभी प्रकार का नशे का सहारा ले रहे हैं। अज्ञानता के अभाव के चलते उस दलदल में फंसते जा रहे हैं। इससे उनकी सेहत करियर पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। खपत अधिक होने से अवैध तस्करी भी जमकर हो रही है। अच्छा छुटकी मौर्या, एक बात तो है कि सब लोग बच्चों की बात कर रहा है, क्या बड़े इसमें लिप्त नहीं है? बहुत अच्छे से लिप्त है, बहुत अच्छे से लिप्त है। क्योंकि फिर ये आया कहाँ से? बड़ों को देखकर ही बच्चे उस रास्ते पर आगे बढ़े हैं। बिल्कुल सही बात है। और अभी तो हमारी बहनें भी इसमें काफी आ गई हैं। हमारे बहुत सारे साथियों ने संदेश में लिखा भी है। तो बहुत विचारणीय बिंदु है, इस पर ध्यान रखें। और बहुत सारे और जो रास्ते हैं, ध्यान है, योग है, इन सब की दिशा में जाएं। प्रकृति के साथ रहना शुरू कर दें और उसका आनंद लें। पहले तो समझे कि प्रकृति ने हमें क्या दिया है, और तब जाहिर है कि हम उसके और नजदीक जाएंगे। और फिर जब उसके नजदीक जाएंगे तो हमें लगता है कि दुनिया में फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहीं ना कहीं बुआ इसके पीछे एक बिंदु ये भी आता है जिसको कहते हैं सामाजिक स्तर। अगर हम सबके साथ में हैं और सामने वाला ऐसा कर रहा है और हम नहीं ऐसा करेंगे तो हम शायद पिछड़े समझे जाएंगे। ऐसा भी कई दफा देखा जाता है। और बच्चों में तो खास तौर पर 3-4 टीनेजर्स अगर युवावस्था के लोग खड़े हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो उनमें ये बात है, अरे नहीं पीते हो, अरे नहीं, अरे ऐसे कैसे, तुमने अभी तक ये किया ही नहीं है। हाँ, ये कैसे। देखो ये बात फिर परिवार से आती है कि अगर आपने बच्चे को या स्वयं में इतना आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत है कि आप हर बात का जवाब दे सकें। अब तुम ये ना कहना कि हमें अनुत्तरित कर दिया। इस मामले में आप बिल्कुल अनुत्तरित न रहें। अगर आप अनुत्तरित भी रहें तो आप अंदर से इतने मजबूत रहें कि आप उस रास्ते पर कदम न रखें तो बेहतर होगा। और इसके लिए बहुत सशक्त आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। और इन सब चीजों के लिए हम बार बार कहते हैं, जैसे योग, ध्यान, ये सारी चीजें हैं। और हमारी जो संस्कृति है उसको पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ना, अधिक से अधिक साहित्य पढ़ना जो है हमें बहुत सशक्त बनाता है। और ये विचार रखना या ये सोच रखना कि किसी भी गलत चीज का अनुसरण हमको सामाजिक स्तर पर उठा नहीं रहा है, या हमें फैशन का जो एक ट्रेंड कहते हैं जिसको, उसमें शामिल होने के लिए हमें किसी गलत चीज का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाई आप कभी कभी प्रवाह के विरुद्ध भी चलिए, देखिए कितना मजा आता है। धारा के विरुद्ध चलिए, मतलब धारा तो फिर खास तौर से अगर गलत उल्टी दिशा में चल रही है तो आप सीधी दिशा में तो चलिए। लेकिन हम बहुत सारी चीजों की बात तो कर चुके। तुम कुछ और मुस्कुरा रही हो, क्या बात है? नहीं बिल्कुल, ये बातें बहुत मतलब कहना चाहिए, हम लोग बहुत उसमें ले लेते हैं हल्के में कि अरे ये तो रोजमर्रा की सुनने और कहने वाली बातें हैं। नहीं, ऐसा पर नहीं है। गंभीर हैं, बिल्कुल गंभीर है। और हमें लगा कि तुम शायद किसी का संदेश पढ़ रही हो। फिलहाल हम चलते हैं पीढ़ी
का अंतराल और संवादहीनता। अच्छा, तो हम तुम्हारे बारे में बात कर लें। हम पूछेंगे अच्छा किसका संदेश है कि तुम देख देख के मुस्कुरा रही हो? ऐसे ही आजकल बच्चों से कहा जाता है ना, ऐसे ही कहा जाता है। से अगर घर में आपके बेटा है तो आप कहते हैं अच्छा जब तुम्हारे पास इस तरह से संदेश आता है तो चेहरा तुम्हारा खिल जाता है। ये कौन क्या सी दिन भर फोन पर लगे रहते हैं? राज वाली मुस्कुराहट आई है तुम्हारे चेहरे पे? है कौन जिसका पोस्ट देख करके इतनी स्माइल आ गई चेहरे पे? दिखाओ दिखाओ। लगता है तुम लोगों को ऐसा सुन के, जैसे अभी हमने कहा? ऐसा लगता है फिर हर बात पर स्पष्टीकरण देना पड़ता है, और ये मतलब थोड़ा लगता है कि एक बार बता दिया ऐसा कुछ नहीं है, तो आप भरोसा रखिए। हमें लगता है फिर आप हम पर विश्वास ही नहीं करते, इसका मतलब हर बात पर हमको सबूत और गवाह पेश करने पड़ेंगे। अरे तुम जो ये करा लिए, लेकिन एक बात है कि हम इसीलिए पूछ रहे थे, तो एक लेते हैं छोटा सा अंतराल। तो हम बात कर रहे थे कि जब तुम ऐसे संदेश देके मुस्कुरा रही थी और मम्मी पापा जब कहते हैं, अभिभावक जब कहते हैं, तो तुमने कहा कि हर बात का जवाब देना सबूत, पड़ता हर है। बात का गवाह कहाँ से लाएंगे हर बार? मतलब अरे गवाह लाने की क्या जरूरत है भाई, तुम लोग खुद बता दो ना कि ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो बताया, एक बार बताया, 2 बार बताया। अच्छा, लेकिन हर बार जब मुस्कुराती है तो हमें भी तो शक होता है, हमें लगता है भाई क्या बात है, हम भी बात कर लें। कभी कभी तो ये लगता है कि पता चले कि ये किससे बात कर रही हैं। हाँ। अच्छा, उसको रोक दे, और कभी कभी ये लगता है कि हम भी बात करके मुस्कुराएं तो कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा, चेहरे की बिल्कुल। जो व्यायाम हो जाएगा, जो झुर्रियां पड़ने वाली हैं वो रुक जाएंगी, वो रुक जाएंगे। तो ऐसा होता है, और ऐसी ऐसी पीढ़ी में और भी बहुत सारी बातें हैं। सबसे खराब क्या लगता है ये बताओ? सबसे जैसे ये तो हो गया, चलो हम लोग बात करते हैं। अक्सर तो जैसे अभी तुम क्या कह रही थी ना कि बड़ा खराब लगता है, हाँ, कि मतलब हमारी जब उम्र में हमारी आओगे। उम्र में आओगे तब पता चलेगा। तो क्या लगता है, नहीं लगता है कि हाँ हमें अभी इस उम्र में इनके उम्र की बात को समझ लेना चाहिए? नहीं, कहने का ये मतलब है, जैसे हमसे ये कहा गया तो ये बात सही है कि अनुभव बोलता है, उस समय पर अनुभव बोलता है। लेकिन हम लोगों को भी ये लगता है ना कि जितनी शैक्षणिक गतिविधियां हैं हमारी, जितने हम चीजों को जान पाए हैं, एक उम्र तक आए हैं और आपके सहयोग से आए हैं, आपके मार्गदर्शन से आए हैं, तो कहीं किसी हद तक थोड़ा तो हम भी समझते होंगे। तो एक बार हमें सुन लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, यदि आपको उसमें कुछ लगता है तब आप उसमें जोड़ें या घटाएं या हमारी बात को समझने की कोशिश करेंगे, तभी जानेंगे कि हम सही है या गलत हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी बच्चे सामने आते हैं जो गलत बात को भी साबित करने पर तुले रहते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं, और आप तो बिल्कुल अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि हमारी उम्र में आओगे तो पता चलेगा, तो बच्चे भी ऐसे बताते हैं आपको क्या पता कि हमारी युवावस्था की जो है क्या क्या दिक्कतें हैं। अरे तो भाई वो युवावस्था तो हम भी गुजार चुके हैं। लेकिन हाँ, ये फर्क जरूर है कि आज की जो स्थिति है वो हमारे समय में नहीं थी। तो जाहिर है आज जो युवा अपनी समस्या जो झेल रहा है, या जो भी जिसका सामना कर रहा है, चलिए गलत शब्द है कि झेल रहा है नहीं कहना चाहिए, जो सामना कर रहा है, हो सकता है कि हमारे समय में वो स्थिति अलग तरीके से रही हो या उतनी गंभीर न रही हो। तो ये कहना कि हम भी इस उम्र से निकले हैं, ये हमें लगता है बहुत हद तक गलत भी है। हाँ, क्योंकि कई बार परिस्थितियां बदल चुकी हैं, समय बदल गया है। हमारे आसपास हो सकता है अच्छे अच्छे लोग थे, अब उनको खींचने वाले, नकारात्मक तरीके से ले जाने वाले बहुत सारे लोग हैं। उसमें से बचाना, उस झंझावात से अपने आप को निकाल कर लाना इतना आसान नहीं है, हो सकता है। और प्रतिस्पर्धा भी इतनी बढ़ गई है कि हर क्षेत्र में, सिर्फ शिक्षा में नहीं, सिर्फ खेल में नहीं, कैसे आप दिख रहे हैं, कैसा आप बोल रहे हैं, कैसे आप चल रहे हैं, इन तरीकों में भी प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं या जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो संकुचित होते जाते हैं। यदि उनमें कोई कमी, या जिसको कहते हैं हम मतलब इंग्लिश का एक वर्ड आता है ऑब्सेशन, उस तरीके की चीजें या कॉम्प्लेक्स पे डेवलप होने लगता है, तो ये कठिन होता है दौर। तो भाई इस पर हम अभी बात करते हैं। संदेश आया है कि पीढ़ी का अंतर और संवादहीनता आज के परिवेश में देखने को मिल जाती है। हम अगर 3 पीढ़ियों की बातें करें तो हम हमारे बड़े लोगों की बात एक बार में मान लिया करते थे, चाहे मन हो या ना हो। सामने बोलना या जवाब देना उनकी तौहीन या बेइज्जती मानी जाती थी। फिर हमारे बच्चों ने हमें जवाब तो नहीं दिया, बस बगैर मन के आनाकानी करके कोई भी कार्य किया और उनकी बातें शेयर की। लेकिन आज की पीढ़ी न तो ज्यादा बात करती है, अपने मन का करती है, ज्यादा रोक टोक नहीं चाहती है दोस्तों से ज्यादा।
ज़्यादा पटती है, चाहे वे गलत हों, और यही बात कभी कभी उनको पतन के द्वार तक ले जाती है। समाज में ये अभी काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो ये जो संदेश हमारे साथी ने लिखकर भेजा है बहुत हद तक सही है, लेकिन उनकी अपनी पीढ़ी से ज़्यादा क्यों पटती है ये हमें सोचना पड़ेगा। क्या हम बहुत बड़कपन उनके साथ दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं दोस्त नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए शायद पटती है? तो क्या हमें उस अवस्था में आना चाहिए, ये सोचना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे वो बात होती है ना कि व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाए जाते हैं। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच जो ये रस्साकशी चल रही है, इसमें कहीं ऐसा मुद्दा भी कभी कभी आता है कि संस्कार पर प्रश्न उठाना या व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाना, ये बहुत गंभीर मसले हो जाते हैं और इसमें जो है अंतर विरोध भी बढ़ता है। तो संस्कार का क्या मायने लगता है? आमतौर पर भाई सब लोग चाहते हैं कि जो हमारे अच्छे संस्कार हैं वो बच्चों में भी आए और प्रशंसा उसको मिले। कहीं ना कहीं माता पिता अभिभावक यही चाहते हैं कि बच्चे जो हैं जहाँ जाएं तो बच्चों की तारीफ हो और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसमें अभिभावक की प्रशंसा तो शामिल होती है। तो इसमें क्या बुरा है भाई? अच्छा संस्कार तो दिखाना ही चाहिए। बिल्कुल, पर संस्कार के दायरे क्या हैं? संस्कार का जो पैरामीटर हम क्या समझते हैं? संस्कार किसे कहते हैं? कि मतलब बच्चा सामने से आ रहा है, उसने आपका अभिवादन नहीं किया, लेकिन आपके तुरंत आते ही बैग रख के खराब तो लगता है फिर। हाँ, खराब लगता है, पर मतलब मान लीजिए जल्दी में उसने अनदेखा कर दिया, जान के नहीं किया, पर चला गया आपके लिए कुछ लाने, नाश्ता पानी अरेंज करने, कुछ भी ऐसा करने, तो उसमें आपने अगर ये सोच लिया कि देखो कैसा है, मतलब पता नहीं कैसे संस्कार हैं, जरा सा नमस्ते भी ना हुआ। हाँ, क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बात तुमने कही कि देखो जो चले गए, हो सकता है कि वो बाहर से किसी परेशानी में आया हो, और एक बात तो है कि अक्सर जब पहली बार आप किसी को अभिवादन नहीं करते हैं तो दोबारा करने में बड़ी शर्म आती है। हमें तो छोटे थे तो बहुत आती थी, और अम्मा बाबूजी पीछे पड़ जाते थे कि प्रणाम करो इनको। अब लगता था कि अब तो जैसे 100 घड़े पानी गिर गए, अब ना कोई कहे हमसे। तो हो सकता है इसलिए नहीं किया, लेकिन जैसे तुमने कहा कि बाद में वो गया अंदर और आपके लिए उसने कुछ किया व्यवस्था, माता पिता को उसने दवाएं दे दी समय से, अंदर दादाजी हैं दादी हैं कोई है तो उनकी देखभाल कर ली, आते ही सबको पूछ लिया, या हो सकता है वो बाहर से कुछ लेकर आया हो नाश्ता आदि, तो अगर वो सब व्यवस्था कर दी, पानी दे दिया, तो वो आप देखें और उस चीज को आप नजरअंदाज कर दें तो अच्छा है, ज्यादा अच्छा होगा। और संस्कार इसी को कहते हैं कि कितनी परवाह कर रहा है ना। बहुत कई बार ये भी कहा जाता है ना कि जैसे मान लीजिए पढ़ाई के लिए अगर कहा गया कि हमको यहाँ नहीं, हमें कुछ और कोर्स करना है, कोई और शिक्षा लेनी है, कहीं दूर जाना है, या नौकरी के सिलसिले में कहीं अधिक दूर जाने की बात कह दी, तो भी ये प्रश्न उठने लगता है, घर में तो रहना ही नहीं चाहते, घर वालों के साथ ना रहना पड़े, ये ना करना पड़े, इसलिए अलग चले जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो भाई हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि पीढ़ी का अंतर और संवादहीनता की बात होती है तो ये बात सही है। पीढ़ी का अंतर मतलब जनरेशन गैप, जो गलतफहमी के कारण बन सकता है, विचार और विश्वास में अंतर के कारण बनता है। आज मोबाइल टेक्नोलॉजी ने मीलों की दूरियां खत्म कर दी हैं, लेकिन मोबाइल लेकर आसपास बैठे माता पिता और बेटे के बीच मीलों का अंतर हो गया है। ऐसा महसूस होता है कि ये बात कड़वी मगर सच्ची वास्तविकता है। बिल्कुल, ये बात तो है, क्योंकि एक ही कमरे में बैठे रहते हैं और सब अपने अपने फोन पे यदि लगे हैं तो ये संवादहीनता की स्थिति तो आती है। और कहीं ना कहीं वो ऐसा है कि ये जो संवादहीनता है ना, समस्याओं की जड़ यही है। जी, तो इसका मतलब यह है कि बातचीत की जाए, बहस ना किया जाए, लड़ाई ना की जाए। अगर कहीं कहीं विरोध हो भी रहा है बात में तो उसको बातचीत तक ही सीमित रखा जाए और कहा जाए कि नहीं, खुलकर बात करो, हमारी बात से अगर तुम सहमत नहीं हो तो तुम बिल्कुल आजाद हो, बहुत बेबाक होकर इसका जवाब दो, कहो कि नहीं सहमत है, और उसको उतने ही स्वस्थ तरीके से बड़े लोग लें और बच्चे भी वैसे ही लें कि हमें ये बात तुम्हारी बेटा नहीं अच्छी लग रही है तो बच्चे भी वैसे ही लें। और एक गीत हम लोग सुन लेंगे, तब और बातें करेंगे। बिल्कुल। खुशी लेके आया चांद, ईद
तो भाई देखो, ऐसा है कि बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि जो दिक्कतें आती हैं उनका इलाज क्या है और क्या करना चाहिए, है ना? बिल्कुल। हमारे साथी लिख रहे हैं कि पीढ़ी के अंतर को प्रभावित करने वाला एक और कारक है समाज की बढ़ती गतिशीलता। पिछली पीढ़ियों में समाज बहुत गतिशील नहीं था। ज़्यादातर लोग एक ही क्षेत्र या एक देश में रहते थे और अपने सामान्य क्षेत्र के बाहर के लोगों से बहुत कम संपर्क था। अन्य संस्कृतियों से जानकारी तक पहुंच सीमित थी। हालांकि प्रौद्योगिकी की बढ़ती प्रगति के साथ लोगों को नई चीज़ों से परिचित कराया जाने लगा। लोगों ने टेलीविजन और संगीत के जरिए दूसरी संस्कृति का अनुभव करना शुरू कर दिया है। कुछ वेबसाइट्स ने लोगों के लिए दुनिया भर में दूसरों से जुड़ना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। सोशल मीडिया के आने से भी लोगों का जुड़ना आसान हो गया है। लोगों ने अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को चुनौतियां देना शुरू कर दिया है। इनमें से कुछ नए सांस्कृतिक मूल्यों को अपने में अपना लिया है। नतीजतन इससे अलग अलग पीढ़ियों के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथी ने तो बिल्कुल अलग अंदाज में एक बात लिखी है, जनरेशन गैप का मतलब उम्र का अंतर नहीं है, इसका मतलब है उनके विचारों और राय, बात करने के तरीके, जीवन जीने की शैली आदि में समग्र अंतर। यहाँ तक कि पुरानी और नई पीढ़ियों की संस्कृतियों और परंपराओं के प्रति विश्वास में भी बहुत अंतर है। इस जनरेशन गैप के पीछे मुख्य कारण संचार अंतराल, उन्नत तकनीक, पुरानी मानसिकता और आज की एकल परिवार अवधारणा है। आजकल बच्चे और दादा दादी शायद ही कभी संवाद करते हैं, जिससे जनरेशन गैप होता है। दादा दादी की बात करें, हमें तो लगता है माता पिता से ही बात कम होती है। और वैसे भी ना बुआ, संवाद किसी भी रिश्ते की, जैसे हम बात कर रहे हैं, कि बहुत जरूरी और पहली आवश्यकता मानी गई है किसी भी संबंध को चलाने के लिए। तो इसके लिए देखो, बात यह है कि हम लोग अब व्यावहारिक बात करते हैं कि जरूरत क्या है कि कैसे बात किया जाए। अब जैसे जब भी हम लोगों ने जैसे शुरू में ही कहा कि क्या है, देखते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, जब देखो तब फोन पर लगे रहते हो, तो क्या हम इसको किसी और तरीके से नहीं कह सकते क्या? हम साथ में बैठकर देखें, अच्छा चलो बताओ, वैसे तो वो पसंद नहीं करेंगे कि क्या आप देख रहे हैं, लेकिन क्या देख रहे हो, या नहीं तो कुछ अगर उनकी पसंद की कोई चीज आप बना रहे हैं, कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बनाइए, या कुछ अपने साहित्य पढ़ा या कुछ पढ़ा है तो आप उसको उसमें जोड़िए। अच्छा, बहुत दिनों से अगर ये नहीं किया है आपने, तो अचानक से ये नहीं होगा, ये बड़ा बनावटी सा लगेगा, नाटकीय लगेगा, और इससे बच्चे और चिढ़ जाएंगे, है ना? चिढ़ भी जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई बात कही या सुनाई जाती है तो वो ताने के रूप में होती है। यहाँ पर ये बात बहुत हमेशा तो नहीं होता है। ज्यादा तुम तो अपनी पीढ़ी का बिल्कुल मोर्चा लेके खड़ी हो गई, झंडा में तो डर लग रहा है भाई। तो ऐसा हमें भी लगता है कि तुम लोग जब और बच्चे जो इल्जाम लगा देते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, आपको तो समझ में नहीं आता। आप कैसे समझ में आएगा कि कैसे बिल्कुल ये सब चलता है सोशल मीडिया। हाँ, और ये जो बात हो रही है कि बात करेंगे तभी आगे बात बनेगी, तो इसके लिए जरूरी है कि एक पक्ष जो है वो ताने ना सुनाए और एक पक्ष जो है वो इल्जाम ना लगाए। साधारण तरीके से यहाँ पर ये तो हो गई कि तरीके की बात हो गई, लेकिन जैसे अगर हमारी जो युवा पीढ़ी है उसे ये समझना होगा कि कभी कभी हो सकता है कि माता पिता प्यार तो बहुत करते हैं, इससे कोई भी नकार नहीं सकता। चाहे वो बच्चे हो चाहे माता पिता हो, दोनों का आपस में परस्पर बहुत गहरा रिश्ता है, खून का रिश्ता भी है और सब तरीके से है, तो उसको आप नकार नहीं सकते। हो सकता है कि माता पिता के बोलने का तरीका अलग हो, वो आपकी भाषा नहीं समझ रहे हो, लेकिन आप उनकी मंशा को समझिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और ऐसे ही बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि एक बार आपको डर जरूर लगेगा कि मुझसे ये गलती हो गई, अगर मैं बताऊंगा घर में तो हो सकता है कि माता पिता डांटें, या कभी कभी कहीं कहीं परिवार में ये स्थिति होती है कि बहुत बड़ा कुछ पैसे का नुकसान हुआ, अगर पिता को बताऊंगा तो उन्हें कहीं अटैक तो नहीं पड़ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे और कहीं और से पता चलेगा, तब सोचिए कितना बड़ा आघात लगेगा। हाँ। है ना? तो ये बात जरूरी है कि आप क्या सह रहे हैं ये, या आप क्या दिक्कतें आपने झेल रहे हैं, तो उन्हें बताइए। बिना बताए आप ये सोचिए कि उन्हें अपने आप से पता चल जाए, तो ऐसा नहीं है। ये बात होती है, वो सोचते हैं क्यों, उन्हें इतना भी नहीं समझ में आता कि हमारा खर्चा बढ़ गया तो वो खुद पैसे भेजें। बिल्कुल। लेकिन जब बचपन में आप पानी मांग लेते थे, दूध मांग लेते थे, रोटी मांग लेते थे, अपने पसंद का खाना बनवा लेते थे, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया? आप उसी बचपन में लौट जाइए और एक बार फिर माता पिता के गले में बाहें डालकर झूल जाइए, देखिए कितना मजा आएगा। तो ये जो दायरा है वो कम होगा और बिल्कुल जो है चीजें पटरी पर आएंगी। कम करने की बहुत जरूरत है और कहीं ना कहीं संवाद करने की, बोलने की जरूरत है। भाषा कोई भी हो, माता पिता भी उसको बर्दाश्त करें और बच्चे भी इस बात को मानकर चलें कि हमें माता पिता की बातें भी सुननी है, चाहे वो जैसे बोले। बिल्कुल, हम भी गीत सुनवा देते हैं चाहे जैसा भी हो।
हंस के हर अपने बेगाने को, लेकिन कितना बेपरवाह है मेरे ही सलाम से ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल किसके नाम से, मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से ये कौन आया। बात जो हम लोग कर रहे थे ये इतनी महत्वपूर्ण है कि हमारे बहुत सारे साथी इस पर बातें लिख रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों का कम होना, क्योंकि पहले बहुत बच्चे होते थे, घर में लड़ लिया, झगड़ लिया, घर में खेल लिया, और अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने दोस्त ढूंढते हैं, कहाँ जाएं बाहर। सारे दोस्त गुणवान नहीं होते, कुछ दोस्तों में अवगुण भी होते हैं, तो अवगुण जल्दी आ जाता है। अच्छा, एक बात तो है कि आ जाता है, लेकिन घर में रहते थे तो पता चल जाता था कि अच्छा इसने सीख लिया भाई, ऐसा मत करो, लेकिन यहाँ पता ही नहीं चलता। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो जैसे संवाद की भी बात हो रही, तो आज की भागदौड़ भरी जो जिंदगी है उसमें बढ़ती टेक्नोलॉजी की आपाधापी में बच्चे और माता पिता के बीच संवाद का जो स्तर है वो कम होता जा रहा है, और कई बार संवाद होता भी है तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। ऐसे में पेरेंट्स और बच्चों के बीच फासले बढ़ रहे हैं। आज अभिभावकों के पास अपने बच्चों को देने के लिए संसाधन तो हैं पर समय नहीं। इस तकनीकी युग में छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन तो है जिससे तमाम जानकारी उन तक पहुंचकर उनकी पहुंच में आसान हो गई है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से दूरी बढ़ रही है। और आज बच्चे अपने माता पिता से कुछ पूछने के बजाय गूगल पर सर्च करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां से उनको सही जवाब मिल जाएगा। रोक टोक नहीं होगी। दूसरा, इससे जुड़े हुए और सवाल नहीं किए जाएंगे, या ये नहीं पूछा जाएगा कि ये तुम जानना क्यों चाह रहे हो, क्योंकि अक्सर थोड़ा सा भी अगर लगता है कि हमारे लीक से हटकर कोई विषय है और बच्चा इसकी जानकारी चाह ही क्यों रहा है, तो कृपया इस बात का ख्याल रखें। अगर कहीं पर भी आपके यहाँ ऐसी स्थिति आ चुकी है कि गांठ इतनी मजबूत हो गई कि आप तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप तोड़ दीजिए इसको। बर्फ जो है एक बार तो टूटनी ही चाहिए, तभी वो पिघलेगी। कोशिश करिए, सब कुछ संभव है। बिल्कुल, और संभव है। व्यंजन बताएंगे तैयार है छुटकी बहुरिया, बताओ। थोड़ा सा बहुत जगह बारिश शुरू भी हो गई है और कहीं कहीं पर बस आने ही वाली है, तो नहीं बताओगे? नहीं बताएंगे। इस मौसम में जो चटपटा सा खाने का मन करता है ना, तो मौसम में हर मौसम में मन करता है, तुम बता दो बस। तो मूंग की दाल की गोली होती है, मतलब मूंग की दाल पहले से 2 घंटे पहले दोगी तो हाँ, भिगोई हुई मूंग की दाल का पेस्ट बना लें, और उसके बाद उसको कढ़ाई में मूंग की दाल भिगो दें, फिर पीसेंगे तब ना पेस्ट। अच्छा, ठीक है। उसके बाद कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल करके जीरे का और हींग का तड़का डालें, उसमें ये जो पेस्ट है वो डाल करके भून ले, जैसे हलवा भुना जाता है। बहुत समय लगेगा उसको तो भूनने में? नहीं, जल्दी बन जाता है। अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा सा निकाल लें, और जब हल्का ठंडा हो जाए तो हाथों में हल्का तेल लगा करके उसको मलते हुए गोलियां बना लें, एक आकार की। उसके बाद 2 प्याज और 6 से 7 कली लहसुन, आधा इंच अदरक और 4 से 6 हरी मिर्च ले करके उसका पेस्ट बना लें, पीस लें उनको। और फिर कढ़ाई में जिसमें हमने गोलियों के लिए ये दाल सेकी थी, भुनी थी, उसी में तेल डाल करके थोड़ा दाल का वो निकाल लिया ना, फिर उसमें तेल डालेंगे। 4 चम्मच तेल डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, और उसमें हींग और जीरे का एक बार फिर से तड़का देंगे, और फिर ये जो मसाला हमने पीसा है वो डाल करके भूनेंगे। उसी में आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और फिर उसके साथ साथ मिर्च, अगर आप लाल मिर्च पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल दें, और नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल करके उसको भूनें। जब वो मसाला तेल छोड़ने लगे, पानी बिल्कुल नहीं डालना है, वरना वो सब्जी जैसा बन जाएगा। तो जब वो मसाला भुन जाए, लगभग वो तेल छोड़ने लगे, तो उसमें वो गोलियां डाल करके आप उलट पुलट करके उनको थोड़ी देर के लिए भून लीजिए, और उसके बाद गर्मा गर्म चाय के साथ नाश्ते में दीजिए। क्या बात है। लेकिन तुमने जो ये आधा चम्मच बताया, ये हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं, क्योंकि हमारे तो कम से कम 20 लोग एक संग आएंगे, तो फिर कहाँ चलेगा आधा चम्मच। तो फिलहाल आप अपने परिवार में सदस्यों की संख्या के हिसाब से इसमें कम ज्यादा करिएगा। और हमारे साथी लिख रही हैं कि आज जब हम अपने परिवार के साथ मिल बैठकर अपनी बात को परिवार के सदस्यों के साथ नहीं शामिल करते हैं और अपने मन में ही रखते हैं और किसी बात को अचानक ही कहते हैं, तो हमारी अच्छी भी बात बुरी लगती है। इसलिए जरूरी है कि अपने परिवार के साथ मिल बैठकर सलाह देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर छुटकी बहुरिया, हम यहाँ पर कहना चाहेंगे अपने साथी से कि भाई अगर बुरी भी लग रही है तो कहिए, और आपको बुरी लग रही है तो उसको थोड़ा इस अंदाज में कहिए कि अगली बार वो फिर से अपनी बात कह सके परिवार का सदस्य। इस तरीके से खामोशी का जो है मौसम जो है न बना रहे, खुशहाली का मौसम बना रहे, यही हमारी उम्मीद है और यही इच्छा है। बिल्कुल, और इसी इच्छा के साथ हम अब आज के इस कार्यक्रम से इजाजत लेना चाहेंगे। तो छुटकी बहुरिया और बुआ का नमस्कार।